गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम में। चैनल आपका फेवरेट डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रशिया और अमेरिका के द्वारा किए जाने वाले न्यूक्लियर टेस्ट की। दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये न्यूक्लियर रेस दोबारा से क्यों शुरू की जा रही है, और अगर ये शुरू हो जाएगी तो फिर इसका अंत कहाँ पर होगा। इस बीच में एक रशिया का एक बड़ा प्लेन AN-124, जो बड़ा, जिसे कहते हैं कि हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, दुनिया के सबसे बड़े जो हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है उनमें से एक, वो अज़रबैजान से बांग्लादेश के अंदर आया है। अभी क्या लेके आया इतना भारी सामान पता नहीं। इस बीच में अमेरिका ने एक न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 का एक टेस्टिंग किया है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और ज़ोहरान ममदानी की चर्चा तो पूरी दुनिया के अंदर है साहब, अब मैं क्या कहूँ। वो दुनिया के नए स्टार हैं, दुनिया के नए हीरो हैं, और जो राइट विंग आतंकवाद है, जो राइट विंग टेररिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म है, उसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं एक नौजवान फेस बन के। ये खड़े हुए हैं इजराइल की ज्यूज़ के खिलाफ, ये खड़े हैं मोदी की नीतियों के खिलाफ, ये खड़े हैं अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ, ये खड़े हैं बोल्सोनारो के खिलाफ, ये खड़े हैं मेलोनी के खिलाफ, ये खड़े हैं उस हर वो राइट विंग एक्सट्रीम के खिलाफ जो दुनिया के अंदर पाखंड और आतंक की नई रचना कर रहा है। जो ये कहते थे कि लेफ्टिस्ट आतंकवादी होते हैं, अब आपके सामने दक्षिणपंथी आतंकवादी राष्ट्रवाद का नाम लेके आपके सामने आए हैं। ममदानी की जीत और हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर लेफ्ट फ्रंट की आज जीत ने तहलका मचाया। कम से कम मुझे लगता है कि बिहार के आने वाले इलेक्शन के अंदर भी अगर ये हो जाता है तो दक्षिण पंथ की एक किस्म से कहा जाए तो ये एक वार्निंग साइन या वार्निंग सिग्नल्स, इसे आप ज़रूर कह सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका, और नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको। और वर्ल्ड न्यूज़ में सबसे पहले आज हम जो बात करने जा रहे हैं रशिया और अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्ट की। जी हाँ, ये अपने आप में अब एक खतरनाक रूप ले चुका है। जी हाँ, रशिया ने फैसला किया है कि वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट नोवाया ज़ेमेलिया साइट पर करेंगे। नोवाया ज़ेमेलिया ये आर्कटिक का एक हिस्सा है, और हमेशा की तरह देखा जाए तो 1990 के दशक की CTBT ट्रीटी जो थी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जी हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको CTBT कहा जाता है, उसका एक किस्म से अब उठाकर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया गया है अमेरिका और रशिया दोनों के द्वारा। और इनमें से कोई भी एक देश, जैसे कि ट्रंप ने पेंटागन को ऑर्डर कर दिया है कि न्यूक्लियर टेस्ट करो, तो अगर कोई भी एक टेस्ट करता है तो दूसरा तुरंत, हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर अंदर भी वो टेस्टिंग कर दे। और रशिया के आंद्रे साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि अमेरिका ने अभी हालिया दिनों में अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाया है, जबकि अमेरिका का कहना है, ट्रंप का कहना है कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर, खासतौर से जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोपेल्ड मिसाइल हैं बुरावेस्टनिक जो है, और साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोपेल्ड टॉर्पीडो ड्रोन, सब वाटर ड्रोन, जिसे पोसाइडन का नाम दिया गया है। पोसाइडन ग्रीक वर्ड है, ग्रीक गॉड का नाम है। तो आप समझ सकते हो कि अब ये टसल कहाँ तक पहुँच गई है। अमेरिका ने भी इस मामले में कदम उठा लिए हैं, और 1100 से ज़्यादा बार उनके जो टोटल अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, कई साइट्स हैं, लेकिन उनसे 900 से ज़्यादा टेस्ट एक ही जगह पर हुए हैं, जो कि नेवाडा का डेजर्ट है, वहाँ पर हुए हैं। नेवाडा का जो डेजर्ट है वहाँ पर हुए हैं। अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में टेस्ट किया था। सोवियत संघ उस टाइम जो था, रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था, उसने 1990 में टेस्ट किया था। आखिरी बार चाइना और फ्रांस ने 1996 में टेस्ट किया था। उसके बाद फिर 1998 की बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान ने भी टेस्ट किए थे। नॉर्थ कोरिया तो बीच में करता ही रहता है, कभी भी कर देता है, उसको तो कोई अब क्या कहा जाए। और इजराइल के पास भी हैं, इजराइल ने भी कुछ टेस्ट किए होंगे, लेकिन वो किसी की नज़र में आते नहीं है या कोई उस पर ऑब्जेक्शन उठाता नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये न्यूक्लियर रेस हमको कहाँ लेके जाएगी, जबकि अभी ट्रंप साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि दुनिया में सारे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं,
CBS को इंटरव्यू था, तो जब एंकर ने उनसे पूछा कि कौन कौन से देश हैं, तो उन्होंने कहा कि रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के नाम ने हमको चौंकाया। तो इस बीच में जो काफ़ी एक भूकंप आ रहे हैं, भूकंप के झटके लगते हैं, बलूचिस्तान वगैरह की जो साइट है इनकी, ख़ास तौर से पाकिस्तान की। अब सुना है कि सिंध के अंदर भी, जो सिंध की हिल्स हैं वहाँ पर टनल्स बनाई जा रही हैं और वो टनल की तैयारियां भी एक न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियों से जोड़कर देखी जा रही हैं। ये भी एक सीक्रेट न्यूज़ निकल कर आई है। तो शायद हो सकता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में हो रही प्रॉब्लम की वजह से एक और अपनी साइट तय करना चाहता है सिंध में, और कहा जा रहा है कि वो सिंध की साइट को आम आदमी से दूर कर दिया गया है, कोई भी वहाँ पर एंटर नहीं कर सकता है, जा नहीं सकता उन हिल्स एरिया में। बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ टनल्स वगैरह बनाई जा रही हैं और टनल्स के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो रशिया और अमेरिका की जो न्यूक्लियर रेस है अब पूरी तरह से शबाब पर आती नज़र आ रही है, लेकिन दुनिया के लिए साहब ये बर्बादी का आलम होगी। इसके अलावा एक खबर है कि AN-124 भारी भरकम विमान जो रशिया का है, हैवी एयरलिफ्टर एंटोनोव 124, अचानक से अज़रबैजान से बांग्लादेश पहुंचता है और इसकी बहुत चर्चा हो रही है। ये फ्लाइट 3 नवंबर को ढाका के हज़रत शाहजलाल एयरपोर्ट पे लैंड होता है और 2 दिन के बाद भी ये पता नहीं चल सका कि इस फ्लाइट में था क्या। इस विमान ने हालांकि अज़रबैजान रशिया का भी दोस्त है, पाकिस्तान का भी दोस्त है, और अब ये क्या वहाँ पर लेके आया सीक्रेट फ्लाइट में ये पता नहीं है। एक्चुअली इसका इस्तेमाल जो बहुत हैवी लिफ्ट होती हैं उसके लिए किया जाता है और 4 इंजन का विमान है। 12 घंटे तक ये वहाँ पर एयरपोर्ट पे रुका रहा और उसके बाद 12 घंटा रुकने के बाद उसने एक वापसी की उड़ान भरी है। सुना है कि ढाका से उड़ने के बाद ये प्लेन जो था ये हांगकांग चला गया। जी हाँ, हांगकांग चला गया और उसके बाद उसने चाइना के ग्वांगडोंग के ऊपर से उड़ान भरी और इसका कॉल साइन नंबर UR82027 है और ये एक फ्रेटर है, रशियन एक क्या कहते हैं ओरिजिन का, और यूक्रेन में इसका एक्चुअली रजिस्ट्रेशन है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो कैरियर के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये यहाँ से हांगकांग जाता है, हांगकांग से फिर शायद रशिया यूक्रेन पता नहीं कहाँ गया, बोल नहीं सकते अभी। तो अब कहते हैं कि ये उसने पहले अज़रबैजान के सबसे पहले उसने उड़ान भरी बाकू से, वहाँ पे हैदर अलीयेव हवाई अड्डा है, वहाँ से उड़ान भरी, वहाँ से फिर ये उड़कर इराक गया, फिर ईरान के ऊपर आया है, फिर उसके बाद फारस की खाड़ी में आया, फिर नीचे बहरीन के ऊपर से उड़ान भरी और उसके बाद ये फिर सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं अरब सागर के ऊपर से गुजरता हुआ और फिर ये कराची के तट से गुजरता है और फिर उसके बाद मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में, नासिक, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर से जाकर ये ढाका हवाई अड्डे पर उतरता है। अब ये अटकलें लगाई जा रही कि भाई अल्टीमेटली इसमें था क्या, 12 घंटे ये वहाँ रहा है तो ये हुआ क्या है। तो आजकल बड़ी सीक्रेसी बरती जा रही है कि समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। आजकल सब तरफ चर्चा है ज़ोहरान की, लेकिन ज़ोहरान पे आने से पहले अमेरिका ने जो एक नई मिसाइल टेस्टिंग की है वो टेस्टिंग दरअसल मिनटमैन 3 की है और 14,000 किलोमीटर तक ये ICBM मार कर सकती है, लेकिन ये पुरानी मिसाइल है। बताया जा रहा है कि 50 से 60 साल पुरानी मिसाइल है जिसका अमेरिका ने टेस्टिंग किया है और बताया जा रहा है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसको कैरी कर सकते हैं और इसको LGM-35A का प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। ICBM है और 14,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि आज से 50-60 साल पुरानी मिसाइलों के सिस्टम्स को आज इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या पड़ गई एकदम से। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अपनी मिसाइलों को अपग्रेड नहीं कर पाया है, क्या अमेरिका अभी भी पुरानी मिसाइलों पर डिपेंड कर रहा है। और क्या कहते हैं कि बताया जा रहा है कि मिनटमैन 3 मिसाइल जो है 2036 तक ऑपरेशनल रहेंगी, यानी कि 14 साल और चलाना पड़ सकता है। ये न्यूक्लियर ट्रायड का जो अमेरिका का उसका हिस्सा है।
बताया जा रहा है कि करीब 400 मिसाइल्स हैं इनकी, जो 400 से ज़्यादा अंडरग्राउंड ठिकाने हैं, साइलोज हैं, उन्हें यहाँ पर रखा गया है। ये ठिकाने हैं वायोमिंग, मोंटाना, नॉर्थ डैकोटा, कोलोराडो और नेब्रास्का जो स्टेट्स हैं ये वहाँ पर फैली हुई हैं। शुरुआत में ये 1970 में टेस्टिंग तो 60 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 70 में इसको डिप्लॉय किया गया था, 70 के उसके डेकेड के अंदर इसको डिप्लॉय किया गया था। तब कहा था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ 10 साल के लिए होगा, लेकिन बाद में पता लग रहा है कि इसकी उम्र तो 75 साल से ऊपर हो जाएगी, इन मिसाइलों को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा, इनके स्पेयर पार्ट्स भी ख़त्म हो रहे हैं। और उस ज़माने के जो डायोड, रजिस्टर्स, कैपेसिटर होते थे वो अब ख़राब हो चुके हैं, उनकी टेस्टिंग में मुश्किल हो चुकी है। अब नई किस्म की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुके हैं। और दूसरे वो ये भी बताया जा रहा है कि जो पुराने साइलोज हैं वो ख़राब हो रहे हैं इस टाइम, नए साइलो बनाने पड़ेंगे, जिसमें देरी हो रही है और जो फंडिंग होनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। चलिए ठीक है, अब 2036 तक 2036 तक इनको मेंटेन किया जाएगा वहाँ पे मिनटमैन 3 मिसाइल को एक्चुअली। अब आते हैं उस खबर के ऊपर कि ज़ोहरान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ है साहब, और उसको लेके बड़ी चर्चा है साहब, इजराइल के और अरब देशों के सो कॉल्ड न्यूज़पेपर के अंदर भी, कि एक भारतीय मूल के मुस्लिम जो हैं अब वहाँ पर मेयर बने हैं, और जहाँ दुनिया के 2 बड़े शहर लंदन और न्यूयॉर्क, इन दोनों के मेयर मुस्लिम्स हैं, और ये भारतीय मूल के मेयर न्यूयॉर्क में और पाकिस्तानी मूल के जो मेयर हैं वो लंदन के मेयर हैं, सादिक खान है वहाँ पर। अब अखबारें जो हैं वो तो अलग अलग रूप में लिख रही हैं, और ख़ास तौर से एक चैनल 14 इजरायली पेपर है, वो कहता है कि एंटी ज़ायनिस्ट हैं वो, और ये एंटी ज़ायनिस्ट की आवाज़ है और उसको लोगों ने स्वीकार किया है। और ये भी कहा है कि लाइव कवरेज में चैनल 14 न्यूज़ ने कि पिछले 20 सालों में अमेरिका में इजराइल और जूस के प्रति जो हेट्रेड है, जो नफ़रत है, वो बढ़ चुकी है। और उसका शायद हो सकता है एक बहुत बड़ा कारण नेतन्याहू भी है, कि नेतन्याहू ने जिस ढंग से पैलेस्टीनियन के ऊपर अत्याचार किए हैं। और इजरायली मीडिया ने ज़ोहरान ममदानी की जो मुस्लिम आइडेंटिटी है उस पर जोर दिया है, और वो इजराइल विरोधी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इजराइल एज ए नेशन उसके खिलाफ हैं। एक अखबार है इजराइल का मारिव, वो कहते हैं कि ममदानी खुलकर इजराइल को अपोज करते हैं, जूस को अपोज करते हैं, और जूस बेस्ड एक स्टेट इजराइल का वो भी विरोध करते हैं और खुलकर करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये भी पता लगा है कि इस बारे में कि अमेरिका में कुछ जूस ने ममदानी को भी सपोर्ट किया है। एक अखबार ने यहाँ तक लिखा है कि जब न्यूयॉर्क पुलिस का बूट आपकी गर्दन पर होता है तो उसके फीते इजरायली सेना ने बांधे होते हैं, ये बातें भी कही जाती हैं। तो ग्लोबलाइज द इंतिफदा वाले कई नारे पर भी ध्यान दिया गया है। ममदानी ही वो आदमी हैं बेसिकली जो कहा जाए तो नेहरू को कोट कर चुके हैं कई बार, और अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर नेहरू को कोट किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ख़ास तौर से जो गल्फ़ नेशन के अंदर जो लिखा जा रहा है, खास उसमें एक कई लोग लिख रहे हैं कि ममदानी की जीत व्हाइट हाउस में एक अर्थक्वेक की तरह है, जो 8 के रिक्टर स्केल के ऊपर भूकंप आया है और इसने ट्रंप को हिलाकर रख दिया है। इजराइल लॉबी को चुनौती मिल रही है, और दुनिया के सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क में उन्होंने क्या कहते हैं कि जीत हासिल की है, और इसे इसराइल विरोधी और फ़िलिस्तीन समर्थक वोट के रूप में भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा अल जज़ीरा ने भी कुछ लिखा है, अल अरेबिया ने भी बहुत कुछ लिखा है, और ट्रंप को मुस्लिम्स का कट्टर विरोधी बताया, और अब अल्टीमेटली लोगों ने उसका जवाब दिया है। मुझे लगता है कि रशिया के पेपर्स और कई और पेपर्स हैं, ख़ास तौर से इजिप्ट के अल गद टीवी ने भी इसके ऊपर कहा है कि अमेरिकन सेनेटर बर्नी सैंडर्स का बयान का जिक्र किया कि ममदानी ने मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल उलटफेर को एक अंजाम दे दिया है। जी हाँ, सबसे बड़े। और सैंडर्स ने यह भी कहा कि जिस पर ट्रंप ने कहा था कि रिपब्लिकन की हार के 2 कारण है, कि ट्रंप कहते हैं कि बैलेट पेपर में मेरा नाम होता, मेरा फ़ोटो होता तो मैं हारता नहीं था। अजीब सी बातें ट्रंप साहब करते हैं। ट्रंप साहब तो कुछ भी
कह सकते हैं कि फिर कहते हैं कि मैं उनको फंडिंग नहीं करूँगा, लेकिन वो फंडिंग तो उनके हाथ में नहीं है। फंडिंग तो फेडरल फंडिंग है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते, आप डिले कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ममदानी को जो बड़े बड़े जो यंगस्टर्स हैं वहाँ के, उन सब ने वोट दिया है। और अल जज़ीरा की वेबसाइट कहती है कि कम्युनिस्ट कहे जाने वाले ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में हिस्ट्री बना दी, और उन्होंने ममदानी के सपोर्टर की जश्न की झलकियां दिखाई और इस इलेक्शन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हिस्टोरिक बताया। बहुत सही बात है। और उसके साथ भारत से भी एक खबर आई कि जेएनयू के अंदर जो चारों पोस्ट थी, जी हाँ, इलेक्शन के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र संघ यानी कि स्टूडेंट यूनियन की थी, उसमें सभी पोस्टों पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सपोर्टेड एबीवीपी की हार हो गई है। और लेफ्ट फ्रंट की चारों सीटों पर, लेफ्ट फ्रंट ये यूनिवर्सिटी की चारों सीटों पर वो चुन गए हैं। इसमें आदिति मिश्रा अध्यक्ष बनी हैं, के गोपिका उपाध्यक्ष बनी हैं, सुनील यादव जनरल सेक्रेटरी बने हैं, और एक दानिश हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर जीते हैं। और बड़े मार्जिन से उन्होंने हराया है एबीवीपी को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि भारत के अंदर भी राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, मैं तो उसको दक्षिणपंथी आतंकवाद कहता हूँ, कि ये दक्षिणपंथी आतंकवाद की एक बहुत बड़ी हार जेएनयू के अंदर हमने देखी है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश, और कैसा लगा प्रोग्राम बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे, मददगार भी बनेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलेंगे, थोड़ी देर बाद फिर से लाइव आपके सामने रूबरू होंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, एंड गुड नाइट।